हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बी आर लर्नर। हमारा न्यू चैप्टर चल रहा था क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज़ का बिजनेस इन्वायरमेंट चैप्टर नंबर 3, जिसमें हमने बिजनेस इन्वायरमेंट के मीनिंग, इंपॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर्स, कंपोनेंट्स सब कुछ इंक्लूड कर लिया था। कल जो हमने वीडियो देखी थी, हमने देखा था उसमें इंडियन इकोनॉमी की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में जो रेगुलेट हुई थी, जिसमें हमने देखा था प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और उसके कुछ इम्पैक्ट देखे थे। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज। बिजनेस और इंडस्ट्रीज़ पर जो इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी 1991 में, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था। तो स्टार्ट करते हैं। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 ब्रॉट मैनी चेंजेस इन पॉलिसीज़ रिलेटिंग टू बिजनेस। जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में आई थी, उसमें क्या था, हमारी बिजनेस से संबंधित नीतियाँ थी, उसमें बहुत सारे चेंजेस हो गए थे, चेंजेस किए गए। द ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन वर द आउटकम ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, उसका जो परिणाम था वो किस रूप में आया था, हमारे ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन के रूप में। द इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसी चेंजेस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज फॉलो। अब जो भी हमारे चेंजेस हुए थे वो नीचे दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट है ईज़ इन एंटरिंग बिजनेस। अब बिजनेस को किसी भी यूनिट में एंटर करने के लिए ईजी हो गया था। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एब्लॉलिश लाइसेंसिंग सिस्टम। जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, उसने क्या किया था, लाइसेंसिंग सिस्टम, जो लाइसेंस जो सिस्टम था उसको क्या कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। अ न्यू बिजनेस कुड बी स्टार्टेड ओनली आफ्टर गेटिंग अ लाइसेंस। उसमें क्या था, आप कोई भी जो नया बिजनेस है वो तभी स्टार्ट कर सकते हैं जब आपके पास लाइसेंस हो। द लाइसेंसिंग सिस्टम वॉज एक्चुअली द मेन हर्डल इन द एंट्री ऑफ न्यू यूनिट्स। किसी भी न्यू यूनिट्स में अब कोई भी जो बिज़नेस एंटर करता है तो उसके लिए सबसे मेन हर्डल क्या था, कि वो जो लाइसेंस सिस्टम था ना, वो उसका मेन हर्डल था। आफ्टर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स द एस्टेब्लिशिंग ऑफ न्यू यूनिट्स बिकम ईजी। अब जब ये इकोनॉमिक पॉलिसी आई तो उसके बाद क्या हुआ, कुछ सुधार हुए और जो न्यू यूनिट्स थी वो हमारे किसी भी क्षेत्र में एंटर करने के लिए क्या हो गई थी, ईजी हो गई थी। सेकंड है इंक्रीज इन कॉम्पिटिटिवनेस। अब क्या है, प्रतिस्पर्धा में जो वृद्धि हो गई, इंक्रीजमेंट हो गया। द लिबरलाइजेशन पॉलिसी अलाउड फ्री एंट्री ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इनटू इंडियन मार्केट। जो लिबरलाइजेशन पॉलिसी थी उसने अलाउ कर दिया था कि आप मल्टीनेशनल जो कंपनी थी, जो कॉरपोरेशंस कंपनी थी, वो इंडियन मार्केट में क्या थी, उनकी फ्री एंट्री हो गई थी। दिस इंक्रीज इंटेंस कंपटीशन फॉर इंडियन फर्म्स। अब इसमें क्या हुआ, कंपटीशन भी, जब इंडियन फर्म्स के लिए क्या हो गया, कंपटीशन भी बढ़ गया। मल्टीनेशनल कंपनीज ऑल्सो एक्वायर्ड मैनी फर्म्स फॉर क्रिएटिंग मोनोपोली फॉर देयर प्रोडक्ट्स। अब जो मल्टीनेशनल कंपनी थी, उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स का एक ही अधिकार जमाने के लिए बहुत सारी फर्म्स के साथ ज्वाइन करना या उनके साथ कोलैबोरेशन करना स्टार्ट कर दिया। थर्ड हमारा इम्पैक्ट है रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट। The entry of MNC means multinational company. The entry of MNC brought global competition and introduced latest technology into production method. जब हमारे इंडिया में मल्टीनेशनल जो कंपनीज थी, उनका जब एंट्री स्टार्ट हुई तो उससे क्या हुआ, एक तो हमारा ग्लोबल कंपटीशन बढ़ गया और जो हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी वो भी इंट्रोड्यूस हुई, जिससे कि हमारा प्रोडक्शन मेथड क्या हुआ, वो भी चेंज होने लगा। The Indian firms were required to adopt latest technology and improve method of work. अब जो हमारे इंडियन फर्म थे वो ज़रूरी हो गया कि वो एक जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही हो उसको अडॉप्ट करना और जो हमारा मेथड्स ऑफ वर्क है उसमें भी इम्प्रूवमेंट करना। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव टेक्नोलॉजी देयर वॉज अ नीड ऑफ इंक्रीज एफर्ट्स ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मीन्स R&D। अगर हमें अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना है और क्या करना है, और एफ़र्ट्स लगाने बहुत अच्छे से, जिससे कि हम अपने गोल अचीव कर सकें, तो सबसे ज़्यादा आपको क्या ज़रूरत है, रिसर्च और डेवलपमेंट में अपने ज़्यादा से ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाना। Many firms started investing more on R&D, means research and development and improving skills of labor force. बहुत सारी जो कंपनियां थी उन्होंने क्या किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया और जिनसे कि उनका जो लेबर फोर्स है उसकी स्किल या उनकी दक्षता में क्या हुआ, इम्प्रूव होने लगा। नेक्स्ट हमारा इम्पैक्ट है मोर डिमांडिंग कस्टमर्स।
बिफोर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स देयर वॉज अ शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्ट इन द मार्केट। जब हमारे जो इकोनॉमिक रिफॉर्म सुधार होना, जो आर्थिक सुधार है, जब नहीं हुआ था, उससे पहले क्या होता था, प्रोडक्ट्स की शॉर्टेज होती थी मार्केट में। The licensing system helped in manipulating markets by getting less production than the demand। जब ये लाइसेंसिंग सिस्टम था तो उसमें क्या थे, मार्केट में जो हमारे जो फर्म्स थी वो क्या करती थी, हाँ, लेस प्रोडक्शन करती थी जितनी मांग होती थी उसकी अपेक्षा, और वो मार्केट को बहुत अच्छे से मैनिपुलेट कर लेती थी। The change in economic policy encouraged the entry of more people in every area of business। जब इकोनॉमिक पॉलिसी में चेंज हुआ तो उससे क्या हुआ, बहुत सारे जो लोग थे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हो गए, वो एंट्री करने लगे अपने बिजनेस में। MNCs, multinational companies started creating manufacturing facilities in India। अब जो मैन्युफैक्चरिंग, वो जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी जो इंडिया में आ रही थी, उन्होंने क्या किया, स्टार्ट कर दिया था मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इंडिया में प्रोवाइड करना। द प्रोडक्ट्स बिकम अबंडेंट एंड द कस्टमर बिकम चूजी। अब जो प्रोडक्ट्स क्या थे, बहुत ज़्यादा हो गए थे, और कस्टमर भी क्या हो गया था, अब चूजी हो गया था, वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स ले सकता था। सो इट बिकम कस्टमर ओरिएंटेड मार्केट। अब वो क्या बन गया था, कस्टमर ओरिएंटेड मार्केट। द प्रोड्यूसर्स स्टार्टेड अडॉप्टिंग मेथड टू अट्रैक्ट कस्टमर्स फॉर देयर प्रोडक्ट। अब जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने स्टार्ट किया, ऐसे मेथड वो सोचने लगे या ऐसे अडॉप्ट करने लगे जिनसे कि वो कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके अपने प्रोडक्ट लेने के लिए। Now, the situation is such that goods are produced as per need and preferences of customers। अब ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि जो प्रोड्यूसर था वो ऐसे गुड को प्रोड्यूस करने लगा कस्टमर की ज़रूरत और उनकी प्राथमिकताओं के आधार पर। नेक्स्ट हमारा एक्सपेक्ट है न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़। Earlier, the producer were first producing the goods and then going to customer for selling them by adopting selling concept। जब ये इकोनॉमिक पॉलिसीज़ नहीं आई थी उस टाइम पर प्रोड्यूसर्स क्या करते थे, सबसे पहले गुड को प्रोड्यूस करते थे, फिर अपने कस्टमर्स के पास जाते थे उसको बेचने के लिए, मतलब वो सेलिंग कॉन्सेप्ट था उनके लिए। द थिंग्स हैव नाउ चेंज। अब जब इकोनॉमिक पॉलिसी आ गई तो जो चीज़ें क्या हैं वो बदल गई। अब बिजनेसमैन हैज़ टू फर्स्ट कंडक्ट मार्केट रिसर्च टू नो द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर्स एंड देन गो फॉर प्रोडक्शन। अब बिजनेसमैन क्या हो गया, वो पहले मार्केट में रिसर्च करने लगा कि किस चीज़ की या कौन से प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है कस्टमर को, देन गो फॉर प्रोडक्शन, और फिर उसी गुड्स का प्रोडक्शन करता है। दिस इज़ नोन एज मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब इसको हम क्या कहते हैं, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, कस्टमर की नीड और प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना। सो न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आर नीडेड टू गेट मार्केट शेयर। अब जो हमारी नई मार्केटिंग स्ट्रेटजीज थी उनमें क्या, मार्केट शेयर की ज़रूरत पड़ने लगी। नेक्स्ट हमारा एक्सपेक्ट है एम्फेसिस ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। द इंट्रोडक्शन ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम इसेंशियल फॉर एवरी बिजनेसमैन या एवरी बिजनेस। जितनी भी हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो चल रही होती हैं वो हमेशा बिजनेस के लिए क्या होती है, अब इसेंशियल होने लगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने लगी। दिस रिक्वायर्स हायर कॉम्पिटेंसी स्किल्स एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स। अब हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अगर यूज़ करना है तो उसके लिए हमारी जो एम्प्लॉयज़ की जो दक्षता स्किल हो वो भी हायर होना चाहिए, और जो वर्कर की ट्रेनिंग है वो भी हायर होनी चाहिए। देयर इज़ अ नीड टू गिव एम्फेसिस फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। अब इसके लिए क्या ज़रूरी था कि ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट पर जोर देना। द एम्प्लॉय शुड बी गिवन प्रॉपर ट्रेनिंग फॉर यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड देयर स्किल्स शुड बी रेगुलरली अपडेटेड। अब ज़रूरी हो गया कि जो एम्प्लॉयज़ की जो ट्रेनिंग थी टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है, और जो उनकी दक्षता है उनको रेगुलरली अपडेट करना है। The firms are now giving proper attention to human resources in order to stay in the competitive environment। अब फर्म्स ने अपने ह्यूमन रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा अटेंशन देना शुरू कर दिया क्योंकि उन्हें अपनी इस कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में स्टे करना है। नेक्स्ट हमारा टॉप एक्सपेक्ट है थ्रस्ट ऑन एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स पर क्या करना है, जोर देना है। द एंट्री ऑफ मोर फर्म्स इन इंडियन मार्केट्स हैव शिफ्टेड द एम्फेसिस ऑन एक्सपोर्ट्स। जो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा जो कंपनी हमारी इंडियन मार्केट्स में शिफ्ट हो रही थी उन्होंने जोर दिया एक्सपोर्ट्स पर। एवरी फर्म इज़ ट्राइंग टू एंटर फॉरेन मार्केट्स टू इंक्रीज सेल। जो भी फर्म थी वो हमेशा इस कोशिश में रहती थी कि जो फॉरेन मार्केट्स है वहाँ पे एंटर किया जा सके और अपनी सेल को बढ़ावा दिया जा सके।
मैनी फर्म्स हैव ओपन देयर एक्सपोर्ट डिवीज़न। अब बहुत सारी कंपनियों फर्म ने क्या किया था, उनका जो एक्सपोर्ट डिवीज़न था उसको ओपन कर दिया था। एक्सपोर्ट्स आर इसेंशियल फॉर बोथ सर्वाइवल एंड ग्रोथ। एक्सपोर्ट्स क्या है, ज़रूरी हैं अपनी कंपनी का या मार्केट में सर्वाइव करवाने के लिए और उसकी ग्रोथ के लिए। जितने भी एक्सपर्ट्स है उससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हैव ग्रेटली इम्पैक्टेड ऑन इंडियन इंडस्ट्री एंड ट्रेड। जो हमारी पॉलिसी से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन निकल कर आया, उसने हमारी इंडियन इंडस्ट्री और ट्रेड पर अच्छा खासा प्रभाव डाला। देयर आर इम्प्रूवमेंट्स इन टेक्नोलॉजी। अब हमारी टेक्नोलॉजी में भी इम्प्रूवमेंट हो गया। एंड लेटेस्ट मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूज्ड। और जो हमारे प्रोडक्शन की जो मेथड थी बहुत नए नए से वो यूज़ किए जाने लगे। द एम्फेसिस हैज़ शिफ्टेड टू कंज्यूमर नीड्स, प्रीफरेंसेस एंड कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। जो हमारा हमें ज़ोर दिया गया, कंपनी ने ज़ोर दिया जो कंज्यूमर की नीड, जो ज़रूरत थी उनकी प्राथमिकताओं पर और जो उनके सेटिस्फेक्शन पर ज़ोर दिया गया। द पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ वास्टली इम्प्रूव। और जो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो रेट रहा वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड होने लगा। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक इसमें और दिया गया है, वो है डीमोनेटाइजेशन। ये अभी आप लोगों ने सुना, ये हाल ही में कुछ साल पहले ही हुआ था। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड ऑन नवंबर 8, 2016 दैट द सर्कुलेशन ऑफ 500 and 1000 हैज़ बीन बैंड फ्रॉम द मिडनाइट ऑफ द डेड डे। जो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो अभी भी हैं, नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अनाउंस किया 2016 8 नवंबर की मिडनाइट में कि जितने भी हमारे 500 और 1000 के जो नोट हैं वो क्या है, बैन हो गए। द नोट्स विद दिस demonetization were withdrawal and people were asked to visit the banks and exchange their old notes with new currency up to a certain limit। उन्होंने क्या बोला कि जो जिनके पास भी 500 और 1000 के नोट्स हैं वो विड्रॉल या पीपल एक्सचेंज करा सकते हैं, बैंक में जाके एक्सचेंज करा सकते हैं अपने ओल्ड नोट्स को और न्यू करेंसी ले सकते हैं, लेकिन एक लिमिट के अकॉर्डिंग। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्सरसाइज वॉज टू कर्ब ब्लैक मनी, कंट्रोलिंग द यूज़ ऑफ नोट्स फॉर इलीगल एक्टिविटी। अब जो ये डीमोनेटाइजेशन हुआ, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, जो ब्लैक मनी है उस पर अंकुश लगाना था और जो वो हमारे जो नोट्स हैं जो इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किए जा रहे हैं उसको कंट्रोल करना था। इट वॉज ऑल्सो फेल्ट दैट some people are not paying taxes on their earnings and keeping this unaccounted money with them or using benaming transaction to keep illegal wealth। अब इसमें कुछ ये भी देखा गया कि जो कुछ लोग थे उन्होंने टैक्सेस भी पेज नहीं किए थे अपनी अर्निंग के अकॉर्डिंग, और उसको आगे था कि उन्होंने अपनी जो टैक्सेस थे अपनी इनकम पे वो पे नहीं किया था और जो उसको क्या रखा था, अनअकाउंटेड रखा था मनी को अपने साथ और बेनामी ट्रांजैक्शन कर दिए थे जो कि एक इलीगल वेल्थ थी। डिमोनेटाइजेशन रिजल्टेड इन विड्रॉल ऑफ 86% करेंसी फ्रॉम सर्कुलेशन। अब डिमोनेटाइजेशन का रिजल्ट क्या हुआ, 86% जो करेंसी थी वो निकल कर आई थी। अब इसके फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं डिमोनेटाइजेशन के। फर्स्ट है ब्रिंगिंग मनी इनटू टैक्स नेट। By stopping the circulation of old notes, people will have to bring black money to banks for exchange and pay tax and penalty on such money। जब हमने ये ओल्ड नोट्स, जो नरेंद्र मोदी जी ने जो ओल्ड नोट्स थे उनको क्या स्टॉप कर दिया, तो लोगों ने क्या किया, जो उनकी ब्लैक मनी थी बैंकिंग में एक्सचेंज के लिए आए तो उनको क्या करना पड़ा, उस ब्लैक मनी पर टैक्स भी देने पड़े और उनको क्या पड़ा, पेनल्टीज़ पड़ गई थी अपनी मनी पर। सेकेंड है कंट्रोलिंग टैक्स इवेशन। मतलब कि टैक्स इवेशन क्या है, यहाँ पे जो कर की जो चोरी होती है, टैक्स की जो चोरी होती है उस पर कंट्रोल करना। द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट वॉज क्लियर दैट टैक्स इवेशन विल नॉट बी टॉलरेटेड एंड पीपल विल हैव टू डिक्लेयर देयर सोर्स ऑफ इनकम एंड पे टैक्स ऑन इट। जो गवर्नमेंट का इंटेंशन था वो बिल्कुल क्लियर था, जो लोग टैक्स की चोरी करते हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा और पीपल को अपने सोर्स ऑफ इनकम डिक्लेयर करने पड़ेंगे और उन पर अच्छा जो उनका टैक्स अलाउ होता है वो उनको पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा फीचर्स है डिमोनेटाइजेशन का, मोबिलाइजिंग सेविंग्स।
दोज हु हैव केप्ट देयर सेविंग्स विल डिपॉजिट इट इन बैंक्स, जिनके पास भी सेविंग्स हैं उनको अपने बैंक में जमा करने के लिए द मनी लाइंग आइडल विद पीपल विल कम इनटू बैंकिंग सिस्टम एंड मे बी यूज्ड फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस। अब जो उनकी मनी है वो बैंक में जमा होगी तो उनकी बैंकिंग सिस्टम से क्या होगा, उस मनी को हम यूज़ कर सकते हैं हमारे प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, जो हमारे ग्रोथ को, डेवलपमेंट को बढ़ावा दें। नेक्स्ट फीचर है यूजिंग डिजिटल कैश। अब डिजिटल कैश का ज़माना है, जैसे पेटीएम, आई मोबाइल, गूगल पे, ये सब क्या है, डिजिटल कैश के अंतर्गत आते हैं। अनदर फीचर ऑफ डीमोनेटाइजेशन वॉज टू एनकरेज पीपल टू यूज़ डिजिटल मेथड्स टू ट्रांसफ़र फंड्स फॉर वेरियस पर्पसेस। एक अलग दूसरा फीचर जो डीमोनेटाइजेशन का क्या हो गया, पीपल को बढ़ावा देना है कि वो डिजिटल मेथड का यूज़ करे अपने फंड्स को ट्रांसफ़र करने के लिए। द यूज़ ऑफ फोन्स एंड इंटरनेट वॉज इसेंशियल फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन। अब डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए क्या ज़रूरी है, आपके पास फ़ोन होना ज़रूरी है और इंटरनेट की सुविधा होना ज़रूरी है। द गवर्नमेंट टुक मैनी स्टेप्स टू इनक्रीज द यूज़ ऑफ डिजिटल कैश। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपने जो डिजिटल कैश को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे जो स्टेप्स को यूज़ कर रही है और लोगों को बढ़ावा दे रही है कि आप डिजिटल कैश का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट हमारा फीचर है रिप्लेसिंग ओल्ड करेंसी विद न्यू वन। The exiting notes of 500 and 1000 demonetization were banned from the market. अब जो 500 और 1000 के नोट्स थे वो मार्केट से क्या हो गए थे, बैन हो गए थे। द न्यू नोट्स ऑफ 500 एंड 2000 वर इशूड बाय द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, 500 और 2000 के नोट जो है इशू कर दिए थे। लास्ट हमारा फीचर है कर्बिंग ब्लैक मनी। ब्लैक मनी पर अंकुश लगाना है। देयर वॉज अ फीलिंग दैट सम पीपल हैव ब्लैक मनी विद दैम एंड इट इज़ होर्डेड विद दैम। अब कुछ लोगों को ये महसूस होने लगा कि काफ़ी कुछ लोगों के पास ब्लैक मनी है, उनके पास है, और वो क्या है, उसके पास अपने पास रखते हैं छुपा कर। विद मेकिंग द एग्जिटिंग करेंसी अनलॉफुल, आइदर इट विल बी डिपॉजिट इनटू बैंक्स और इट विल बी बिकम यूजलेस पेपर। तो क्या हुआ, जब ये डीमोनेटाइजेशन हुआ तो एग्जिटिंग करेंसी जो है, मतलब 500 और 1000 के जो नोट थे वो क्या हो गया था, अनलॉफुल हो गया था। या तो आप उसको डिपॉजिट करें बैंक में, या फिर वो एक तरीके का यूजलेस पेपर हो गया। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने पढ़ा डीमोनेटाइजेशन और जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ उसके एक्सपेक्ट्स पढ़े हमारी बिजनेस और इंडस्ट्रीज़ पर क्या क्या प्रभाव डालते हैं। आप वीडियो को देखिए, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।